ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है ओएनजीसी पर डीप डाइव। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम ओएनजीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 6 दशक से अधिक समय से एक कंपनी भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आधारशिला रही है, जिसने वह तेल और गैस खोजी है जो राष्ट्र के विकास को ऊर्जा प्रदान करती है। वह कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन या ओएनजीसी। लेकिन तेजी से बदलते विश्व में नई ऊर्जा स्रोतों की ओर, क्या यह महानिर्माता अतीत की वस्तु है या परिवर्तन के लिए तैयार एक विशाल संस्था? ओएनजीसी का व्यवसाय खोज से अंतिम उत्पाद तक। हमारे लिए ओएनजीसी को निवेश के रूप में समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके विशाल और बहुआयामी व्यवसाय को समझना आवश्यक है। अपने मूल में ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी अन्वेषण और उत्पादन या ईएनपी कंपनी है। इसका मुख्य कार्य जमीन से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खोजना और निकालना है। इसकी प्रभुत्वशाली स्थिति आश्चर्यजनक है। ओएनजीसी भारत की घरेलू कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 71% से 75% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 2400% योगदान देता है। इस महत्वपूर्ण भूमिका ने इसे महर्षि कंपनी का खिताब दिलाया है, जो भारत में सबसे बड़े और सबसे लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित स्थिति है। लेकिन ओएनजीसी केवल संसाधनों को जमीन से नहीं निकालता, यह पूरे हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में काम करता है, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है। यह विशेष रूप से तब सच हो गया जब उसने 2018 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जो एक प्रमुख ईंधन रिटेलर है। अपनी अन्य सहायक कंपनी मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के साथ ओएनजीसी अब डाउनस्ट्रीम सेक्टर में एक मजबूत उपस्थिति रखता है, यानी कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे उत्पादों में रिफाइन करना। यह एकीकरण तेल कीमतों की अस्थिरता के खिलाफ एक शक्तिशाली प्राकृतिक हेज बनाता है। जब वैश्विक क्रूड कीमतें कम होती हैं, तो इसकी मुख्य अन्वेषण व्यवसाय की लाभप्रदता प्रभावित होती है। हालांकि इसकी रिफाइनिंग सहायक कंपनियों को सस्ते कच्चे माल की लागत का लाभ मिलता है, जो समग्र वित्तीय प्रभाव को कम कर सकता है। इसके विपरीत, जब क्रूड कीमतें उच्च होती हैं, तो अन्वेषण व्यवसाय फलता फूलता है। यह संरचना एक स्तर की स्थिरता प्रदान करती है, जो एक शुद्ध ई&पी कंपनी के पास नहीं होती। हालांकि यह ऐसी विशाल, एकीकृत संचालन को प्रबंधित करने से जुड़ी जटिलताओं और आरण को भी लाती है। ओएनजीसी की पहुंच भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय शाखा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड या ओवीएल के माध्यम से। ओवीएल का मिशन दुनिया भर में तेल और गैस संपत्तियों का अधिग्रहण और विकास करना है, जिसमें 15 से 19 देशों में उपस्थिति है, जिसमें रूस, वियतनाम, ब्राजील और मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इस वैश्विक पदचिह्न में जोखिम भी शामिल हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में संचालन ओवीएल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, नागरिक अशांति और कूटनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना कराता है, जिससे इसकी प्रदर्शन में भू-राजनीतिक अस्थिरता का एक स्तर जुड़ जाता है। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को पहचानते हुए ओएनजीसी अपनी रणनीतिक रूप से अपनी पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर रहा है। इसकी एक सहायक कंपनी ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपाल) पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा में एक संगठित प्रयास कर रहा है। एनटीपीसी जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से ओएनजीसी पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, जो भारत के 2030 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।
यह बदलाव दर्शाता है कि कंपनी का नेतृत्व अपनी पारंपरिक हाइड्रोकार्बन व्यवसाय से आगे देख रहा है और एक अधिक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ रहा है। शासन और स्वामित्व राज्य का हाथ। ओएनजीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी स्वामित्व संरचना इसे दर्शाती है। कंपनी के प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति हैं, यानी भारत सरकार, जिसके पास स्थिर और प्रमुख हिस्सेदारी 18.09% है। बाकी हिस्सेदारी प्रमुख संस्थानों और जनता के बीच वितरित है। हाल के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक FII लगभग 7.8% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक DII का महत्वपूर्ण हिस्सा 19.6% है। इस DII होल्डिंग में भारत की जीवन बीमा निगम LIC जैसे दिग्गजों का वर्चस्व है, जो 9% से अधिक हिस्सेदारी रखता है, और विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाएं भी शामिल हैं। खुदरा निवेशक जैसे आप और मैं मिलकर कंपनी का लगभग 14.2% स्वामित्व रखते हैं। कंपनी का नेतृत्व उसके चेयरमैन और CEO श्री अरुण कुमार सिंह कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक भी शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी की रणनीतियां राष्ट्रीय नीति के साथ संरेखित रहें। यह उच्च सरकारी स्वामित्व ONGC की एक विशेषता है, जो इसे एक निवेश के रूप में अलग बनाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के निर्णय हमेशा शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करने के एकमात्र उद्देश्य से नहीं होते हैं। कभी-कभी ONGC को व्यापक राष्ट्रीय हितों की सेवा करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि ईंधन सब्सिडी का बोझ साझा करना ताकि उपभोक्ता कीमतें स्थिर रहें, या जब तेल की कीमतें उच्च हों तो वंडफुल टैक्स का सामना करना। इससे अक्सर बाजार में PSU छूट कहा जाने वाला स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें स्टॉक अपनी विशाल आकार और बाजार में नेतृत्व के बावजूद अपने निजी क्षेत्र के साथियों की तुलना में कम मूल्यांकन पर ट्रेड करता है। ONGC की प्रदर्शन को सही ढंग से समझने के लिए हमें 1 साल से अधिक देखना चाहिए और इसके पूरे व्यापार चक्र के दौरान इसकी यात्रा का विश्लेषण करना चाहिए। यहाँ पिछले 10 वित्तीय वर्षों में इसकी समेकित वित्तीय प्रदर्शन का अवलोकन है। जैसा कि तालिका स्पष्ट रूप से दिखाती है, ONGC की आय एक रोलर कोस्टर पर है, जो सीधे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के चक्रीय स्वभाव से जुड़ी हुई है। वित्तीय वर्ष 2016 और 2021 में निचले स्तर तेल की कम कीमतों के समय के अनुरूप हैं, जबकि 2019 और 2022-23 में शिखर मूल्य वसूली और मजबूती के समय को दर्शाते हैं। 2019 से आय में महत्वपूर्ण उछाल HPCL की विशाल आयों के ONGC के खातों में समेकन से भी बढ़ी है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि शुद्ध लाभ हमेशा राजस्व के साथ समान कदम नहीं चलता। वित्तीय वर्ष 2023 पर नजर डालें। राजस्व ₹60 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, फिर भी शुद्ध लाभ पिछली वर्ष की तुलना में काफी गिर गया। यह असंबंध सीधे सरकार की नीति का परिणाम है। बहुत उच्च तेल कीमतों के दौरान सरकार अक्सर वंड फ्लो लाभ कर लगाती है, जो सीधे कंपनी के निचले स्तर को कम कर देता है। यह तंत्र प्रभावी रूप से ONGC की लाभप्रदता पर एक सीमा बनाता है, जिससे निवेशकों को वस्तु की बूम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। डेब्ट टू इक्विटी अनुपात कंपनी के वित्तीय लीवरेज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। HPCL अधिग्रहण और महामारी के चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों के बाद यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में 0.4 तक बढ़ गया। हालांकि कंपनी ने तब से प्रशंसनीय अनुशासन दिखाया है, मजबूत नकदी प्रवाह का उपयोग करके, जो बाद में तेल की कीमतों में सुधार से आया, आरण चुकाने के लिए, और अनुपात को वित्तीय वर्ष 2024 तक बहुत स्वस्थ 0.2 पर वापस लाने के लिए। एक पूंजी सघन उद्योग के लिए लगातार 0.5 से नीचे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात बनाए रखना मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत है और उद्योग के मंदी के समय में एक कुशन प्रदान करता है। PGV बेंजामिन ग्राहम का मूल्यांकन, एक रक्षात्मक निवेशक का दृष्टिकोण। अब चलिए बेंजामिन ग्राहम, मूल्य निवेश के पिता, द्वारा विकसित एक कालातीत मूल्यांकन विधि लागू करते हैं। उनका ढांचा उन कंपनियों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है
जो वित्तीय रूप से मजबूत हैं और उचित मूल्य पर कारोबार कर रही हैं, जो कम जोखिम वाले रक्षा निवेशक के लिए उपयुक्त हैं। चलिए देखते हैं कि ओएनजीसी उनके 7 मुख्य मानदंडों के खिलाफ कैसे खड़ा है। 1. पर्याप्त आकार। ग्राहम ने एक बड़े उद्यम की आवश्यकता की, जिसकी वार्षिक बिक्री RS 5 लाख करोड़ से अधिक है। ओएनजीसी आसानी से इस परीक्षण में पास हो जाता है। पास। 2. मजबूत वित्तीय स्थिति। यह 2 भागों में परीक्षण है। वर्तमान अनुपात, जो वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित करता है, कम से कम 2 होना चाहिए। ओएनजीसी का अनुपात लगभग 0.9 है। फेल। दीर्घकालिक आनंद को नेट वर्तमान परिसंपत्तियों कार्यशील पूंजी से अधिक नहीं होना चाहिए। ओएनजीसी की वर्तमान देनदारियां इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी नकारात्मक कार्यशील पूंजी है, इसलिए यह भी इस परीक्षण में फेल हो जाता है। फेल। 3. आय स्थिरता। कंपनी को पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष सकारात्मक आय हुई हो। जैसा कि हमारा वित्तीय सारणी दिखाती है, ओएनजीसी लगातार लाभप्रद रही है। पास। 4. लाभांश रिकॉर्ड। ग्रैहम ने कम से कम पिछले 20 वर्षों के लिए अविराम लाभांश भुगतान की खोज की। ओएनजीसी का अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का लंबा और विश्वसनीय रिकॉर्ड है। पास। 5. आय वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर आय में कम से कम 1/3 की वृद्धि। 1 दशक पहले की तुलना में ओएनजीसी का 3 वर्षीय औसत EPS पिछले 3 वर्षों से उल्लेखनीय वृद्धि दिखाता है। पास। 6. मध्यम PE अनुपात। स्टॉक का मूल्य उसकी औसत आय का 15 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ओएनजीसी का ट्रेलिंग 12 महीने का PE अनुपात लगभग 8.3 है, जो इस सीमा के भीतर है। पास। 7. मध्यम PB अनुपात। मूल्य उसकी पुस्तकीय मूल्य का 1.5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ओएनजीसी का मूल्य से पुस्तक अनुपात लगभग 0.87 है, जो इस परीक्षण को आराम से पास कर रहा है। पास। ओएनजीसी 7 मानदंडों में से 5 पास करता है। ये एक बड़ा, लगातार लाभकारी कंपनी है जो लाभांश देती है और बहुत उचित मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार करती है। हालांकि ये अपनी अल्पकालिक वित्तीय स्थिति से संबंधित सख्त तरलता परीक्षणों में असफल हो जाती है। यह बड़े, पूंजी सघन औद्योगिक कंपनियों के लिए असामान्य नहीं है, लेकिन यह एक सचेत निवेशक के लिए सावधानी का संकेत है। ग्राहम ने एक सूत्र भी प्रदान किया ताकि किसी स्टॉक के आंतरिक मूल्य की गणना की जा सके। इस गणना किए गए आंतरिक मूल्य RS 420 की तुलना में वर्तमान बाजार मूल्य लगभग RS 268 है। ग्राहक संख्या संकेत करती है कि स्टॉक काफ़ी अंडरवैल्यूड है, जिसमें 75% से अधिक संभावित ऊपर की ओर बढ़त है। एक संतुलित निवेश थीसिस, फायदे बनाम नुकसान। आइए अपने निष्कर्षों को मिलाकर ओएनजीसी के संभावित निवेश सिद्धांत का एक संतुलित दृष्टिकोण बनाते हैं। प्रमुख बाजार स्थिति। ओएनजीसी का भारत के अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में लगभग एकाधिकार है, जो एक गहरा प्रतिस्पर्धात्मक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आकर्षक लाभांश। यील्ड। लगातार 5% से ऊपर लाभांश यील्ड के साथ यह स्टॉक उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो नियमित आय की तलाश में हैं। कम मूल्यांकन। यह स्टॉक लगभग 8.3 के मूल्य आय अनुपात पर व्यापार करता है और अपनी पुस्तकीय कीमत से नीचे है, जो पारंपरिक मानकों पर सस्ता माना जाता है। सरकारी समर्थन। एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण PSU के रूप में ओएनजीसी को अप्रत्यक्ष संप्रभु समर्थन प्राप्त है, जो दिवालियापन के जोखिम को लगभग समाप्त कर देता है। भविष्य की विकास प्रेरणाएं। कंपनी अपने उत्पादन में गिरावट को उलट रही है, नए क्षेत्रों के ऑनलाइन होने के साथ और उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स की ओर रणनीतिक बदलाव कर रही है। वस्तु मूल्य अस्थिरता। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन अत्यधिक अनिश्चित वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर है। कीमतों में तेज गिरावट सीधे इसकी आय और लाभ को प्रभावित करेगी। सुस्त विकास और उत्पादन चुनौतियां। ऐतिहासिक रूप से कंपनी ने खराब बिक्री वृद्धि दिखाई है और इसे अपने वृद्ध हो रहे क्षेत्रों से प्राकृतिक गिरावट को
ऑफसेट करने की ऑनगोइंग चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नियामक और नीति जोखिम। सरकार के हस्तक्षेप जैसे कि वन डफलर टैक्स लगाने या सब्सिडी बोझ साझा करने के आदेश कंपनी की लाभप्रदता को सीमित कर सकते हैं और इसकी आय को कम अनुमानित बना सकते हैं। पीएसयू अक्षमताएं। एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था के रूप में ओएनजीसी को अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में धीमी, अधिक नौकरशाही निर्णय लेने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। विविधीकरण में निष्पादन जोखिम। नवीकरणीय ऊर्जा में कदम उठाना एक पूंजी प्रधान बदलाव है जो एक अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में है जिसमें अलग अलग गतिशीलताएं हैं और इसकी मुख्य व्यवसाय की तुलना में संभावित रूप से कम लाभ मार्जिन हो सकता है। प्रत्येक निवेशक के लिए महत्वपूर्ण जांच। अंतिम निर्णय लेने से पहले चलिए कुछ अंतिम उचित परिश्रम जांचों को पूरा करते हैं। प्रमोटर गिरवी रखना। प्रमोटर भारत सरकार की अपनी शेयरों का 0% गिरवी है। यह वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता का मजबूत संकेत है। लाभांश भुगतान। कंपनी का लाभांश भुगतान का लंबा और स्थिर इतिहास है जो इसे एक विश्वसनीय आय स्टॉक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। विवाद और ईएसजी जोखिम। रिलायंस गैस विवाद। ओएनजीसी का रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक लंबा कानूनी विवाद रहा है जिसमें उस पर एक पड़ोसी ब्लॉक से गैस चुराने का आरोप है, जबकि एक मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने ओएनजीसी के दावे के खिलाफ फैसला दिया है। सरकार इस निर्णय को अपील कर रही है जिससे कुछ कानूनी अनिश्चितता पैदा हो रही है। दक्षिण सूडान संचालन। इसकी अंतर्राष्ट्रीय संचालन से एक अधिक महत्वपूर्ण लाल झंडी मिलती है। नॉर्वे के विशाल संप्रभु धन कोष ने अपनी संयुक्त उद्यम की गतिविधियों को लेकर दक्षिण सूडान में चिंता के कारण ओएनजीसी को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया। कोष की नैतिकता परिषद ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में तेल सुविधाओं की रक्षा के लिए सुरक्षा बलों के उपयोग का हवाला दिया जो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े हैं। यह एक प्रमुख पर्यावरण, सामाजिक और शासन ईएसजी जोखिम है जिसे सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। निष्कर्ष और भविष्य की दृष्टि। तो ओएनजीसी पर अंतिम फैसला क्या है? विश्लेषण एक क्लासिक मूल्य निवेश दुविधा प्रस्तुत करता है। एक ओर हमारे पास एक राज्य समर्थित प्रमुख बाजार नेता है जो अपने आंतरिक मूल्य की तुलना में प्रतीत होने वाले महत्वपूर्ण छूट पर ट्रेड कर रहा है, साथ ही उच्च और स्थिर लाभांश उपज प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर हमारे पास एक कंपनी है जो पुराने तेल क्षेत्रों से संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही है, जिसकी लाभप्रदता समय समय पर सरकार की नीति द्वारा सीमित की जाती है और जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी और ईएसजी जोखिम है। ओएनजीसी के लिए निवेश सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इसकी भविष्य की वृद्धि, नई हाइड्रोकार्बन खोजों और हरित ऊर्जा में इसकी रणनीतिक पहल इसके मुख्य व्यवसाय की अंतर्निहित अस्थिरता और जोखिमों को सफलतापूर्वक पार कर सकती है। भारतीय सरकार का आत्मनिर्भर भारत या ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास में गहरे पानी की खोज जो ओएनजीसी की ताकत है और नवीकरणीय ऊर्जा का विशाल विस्तार जो ओएनजीसी की विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः ओएनजीसी में निवेश करने का निर्णय इसकी इस जटिल परिवर्तन को पूरा करने की क्षमता पर एक दांव है। कम मूल्यांकन एक पर्याप्त सुरक्षा का मार्जिन प्रदान करता है, लेकिन आगे का रास्ता अवसर और महत्वपूर्ण जोखिम दोनों से भरा हुआ है। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमारे साथ संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।